नमस्कार, आई एम शिवानी सिंह। सो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? मस्त होंगे होंगे यहाँ पे। और डियर फ्रेंड, जैसा आप सब जानते हैं कि हम कंटिन्यू प्रिपरेशन कर रहे हैं स्पेशल यूपी ट्रिपल एससी पैट एग्ज़ाम 2025 की। और यहीं पे हमारा आज का बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है जिसकी सबको मांग है। ठीक है, काफ़ी निरंतर मुझे स्टूडेंट्स बोलते रहते हैं कि मैम भूगोल कराइए, भूगोल कब कराओगे? तो बिल्कुल भूगोल स्टार्ट हो चुका है। ओके, यूपी ट्रिपल एससी पैट एग्ज़ाम 2025। आज का जो सेशन है वो है भारत का भौतिक भूगोल, जिसमें हम करने वाले हैं नदियाँ तथा नदियों की घाटी पार्ट। यहाँ पे फर्स्ट क्लास यहाँ पे ये हमारी है। देन बाय शिवानी सिंह मेरे द्वारा ही कंटिन्यू सेशन यहाँ पर आप सबको कराए जा रहे हैं। और यहीं पे आप सबके लिए गुड न्यूज़ है, अगर आपको ये बिल्कुल PDF चाहिए यहाँ पे फ्री में, तो आपको क्या करना है भाई, ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है 7505890761। ठीक है, आप हमें मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको ग्रुप में ऐड कर दूंगी। काफ़ी सारे हमारे भाई बहन फ्रेंड्स यहाँ पे निरंतर ग्रुप में ऐड हो रहे हैं और PDF को ले रहे हैं, जो कि कंटिन्यूटी यहाँ पे अपनी पढ़ाई कर रहे हैं, अभ्यास कर रहे हैं। क्योंकि सिर्फ और सिर्फ आप वीडियो को एक या फिर 2 बार ही वॉच कर सकते हैं ऑनली। ठीक है, वो भी कंसेप्ट समझने के लिए। देन हमें अभ्यास और रिपीटेड बार बार अभ्यास कैसे करना होगा PDF से। ओके, चलो तो टाइम वेस्ट नहीं करेंगे और बढ़ते हैं आज के सेशन में। आज का सेशन बहुत ही गजब का सेशन है और वो भी आप सबकी मांग है कि मैम भूगोल कराइए, भूगोल कराइए। तो अब देखो, अब हम यहाँ पे अपना भूगोल फिनिश करेंगे। देखो, मैंने हिस्ट्री कंप्लीट करा दी है। देन यहाँ पे हमने इंडियन इकोनॉमिक्स कंप्लीट कर लिया है, इंडियन जो है पॉलिटी कंप्लीट कर लिया है। देन यहाँ पे हमने साइंस भी कंप्लीट कर लिया है और ये सारी चीज़ें हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब यहाँ पे हम करेंगे स्टार्ट ज्योग्राफी। ओके, चलिए तो बिना टाइम वेस्ट के यहाँ पे देखो, सबसे पहले बात करते हैं हम नदियों के बारे में, गंगा की। तो गंगा की अगर यहाँ पे हम बात करें, एक बहुत ही फेमस ये क्या है, नदी है यहाँ पे, बहुत फेमस है। और बात करें, यह है भारत की सबसे लंबी नदी है। देखो, अगर पूछे भारत की सबसे लंबी, तो भारत की सबसे लंबी नदी है गंगा। इसकी लंबाई पूछे 25 किलोमीटर है। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो गंगा की हम बात करते हैं। ओके, इसके बारे में हम सारी चीज़ें यहाँ पे डीपली में जानेंगे, जो जहाँ से क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। सबसे पहले यही क्वेश्चन बन सकते हैं, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी? वो गंगा है। गंगा की लेंथ कितनी है? 25 यहाँ पे जो है ये किलोमीटर है। अच्छा, इसका उद्गम कहाँ से होता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट, उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में गोमुख के निकट एक गंगोत्री हिमानी है, वहाँ से हुआ है। यहाँ इसे भागीरथी कहते हैं। तो यहाँ पर गंगा को क्या कहते हैं? भागीरथी कहते हैं। भागीरथी और अलकनंदा की ये संयुक्त रूप ही क्या कहलाती है? गंगा कहलाती है। एक भागीरथी नदी है, एक अलकनंदा नदी है। जब दोनों आपस में मिल जाती है, एक संयुक्त यहाँ पे धारा बन के बहती है, तब वह आपकी गंगा के नाम से जानी जाती है। तो गंगा का नाम कैसे पड़ा? एक भागीरथी नदी आती है, एक आपकी अलकनंदा नदी आती है। दोनों नदी आपस में संयुक्त धारा यहाँ पे बनाती है, दोनों आपस में मिल जाती है। तो ये जब इसकी संयुक्त धारा बनती है, तब यह आपकी क्या कहलाती है? गंगा कहलाती है। क्लियर है? तो गंगा भारत की सबसे लंबी नदी है, 25 किलोमीटर इसकी यहाँ पे लेंथ है। इसका उद्गम होता है उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में गोमुख के निकट गंगोत्री हिमानी से। यहाँ इसे, तो यहाँ पे गंगा को क्या कहते हैं? भागीरथी। भागीरथी और अलकनंदा की जब संयुक्त धारा मिलती है, तब ये आपकी यहाँ पे गंगा कहलाती है। नेक्स्ट, पश्चिम बंगाल के फरक्का नामक स्थान पर गंगा बांग्लादेश में प्रवेश करती है। यहाँ इसे पद्मा नाम से जाना जाता है। तो पद्मा, तो गंगा को पद्मा नाम से कहाँ पे जाने जाते हैं? यहाँ से भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स वाला क्वेश्चन बनता है। तो पश्चिम बंगाल के फरक्का नामक स्थान पर गंगा बांग्लादेश, देखो गंगा बांग्लादेश में फिर प्रवेश करती है। बांग्लादेश में इसे पद्मा के नाम से जाने जाते हैं। और पश्चिम बंगाल के फरक्का नामक एक स्थान है, यहाँ पे गंगा फरक्का नामक स्थान से बहते हुए बांग्लादेश में प्रवेश करती है, बांग्लादेश में। और फिर यहाँ पे इसे पद्मा के नाम से जाना जाता है गंगा को। बांग्लादेश में पद्मा ब्रह्मपुत्र से मिलती है और पद्मा और ब्रह्मपुत्र की फिर संयुक्त धारा आगे चलकर मेघना में मिल जाती है। जैसे अलकनंदा और भागीरथी दोनों नदी मिली, उनकी संयुक्त धारा बनी, तब वह गंगा कहलाई। ऐसे ही यहाँ पर ब्रह्मपुत्र नदी है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपकी बाहर से आती है ब्रह्मपुत्र नदी, फिर भारत में प्रवेश करती है। ओके, तो फिर यहाँ पे जो है आपकी गंगा जो बांग्लादेश से बहती है, फिर वह आपकी जो है यहाँ पे पद्मा के नाम से जानी जाती है गंगा। फिर ये ब्रह्मपुत्र से मिलती है पद्मा और दोनों की एक संयुक्त रूप धारा बनती है यहाँ पे। फिर आगे चलकर यह मेघना में मिल जाती है। ओके, तो जब मेघना यहाँ पे बनती है तब कौन कौन सी मिलती है आपकी? ये एक तो भैया पद्मा मिलती है, गंगा नाम नहीं है, एक पद्मा मिलती है, ब्रह्मपुत्र नदी मिलती है। नेक्स्ट,
अब यहाँ पे हम जान लेते हैं गंगा नदी की कुछ प्रमुख सहायक नदियाँ। यहाँ पे रामगंगा है, घाघरा है, गंडक है, सोन है, कोसी है और यमुना है। अब बात करते हैं कानपुर। गंगा नदी के दाएं किनारे एवं वाराणसी बाएं किनारे स्थित है। आपसे ये भी पूछा जा सकता है गंगा नदी के किनारे आपका क्या है, तो कानपुर है, और गंगा नदी के बाएं वाराणसी। ठीक है, तो गंगा नदी के दाएं किनारे और वाराणसी बाएं किनारे स्थित है। तो गंगा के दाएं किनारे कानपुर स्थित है और गंगा के बाएं किनारे वाराणसी स्थित है। नेक्स्ट, अब हम पढ़ेंगे यमुना नदी के बारे में। यमुना नदी के बारे में पढ़ेंगे। यमुना नदी यमुनोत्री हिमनद के बंदरपुर चोटी से, ठीक है, यहाँ से जो है निकलती है। तो जो यमुना नदी कैसे कैसे इसका उद्गम होता है, तो यमुना नदी यमुनोत्री हिमनद के बंदरपुर चोटी के पास में से उद्गमित हुई है। केन, बेतवा और चंबल यमुना की सहायक नदी। यहाँ से क्वेश्चन स्पेशली बन सकता है कि गंगा की सहायक नदी कौन कौन सी है। फिर यहाँ पे जैसे यमुना है तो पूछे आपसे कि यमुना की सहायक नदी कौन कौन सी है, तो भैया यमुना की जो सहायक नदी है वो केन है, बेतवा है और चंबल है। अब पढ़ेंगे ब्रह्मपुत्र। सतलज और सिंधु नदियों का स्रोत तिब्बत के मानसरोवर झील के पास में स्थित है। तो ब्रह्मपुत्र का जो यहाँ पे आपका, ठीक है, ब्रह्मपुत्र कैसे कैसे निकलती है। सतलज और सिंधु नदियों का स्रोत तिब्बत के मानसरोवर झील के पास में स्थित है। ब्रह्मपुत्र, सतलज और सिंधु नदियों का स्रोत तिब्बत के मानसरोवर झील से, इस तरह से। नेक्स्ट, ब्रह्मपुत्र के बारे में भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ब्रह्मपुत्र को तिब्बत में सांगपो या फिर सापो के नाम से जानते हैं। फिर ब्रह्मपुत्र नदी अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है, तो वहाँ पे इसे अरुणाचल प्रदेश में दिहांग कहते हैं। फिर असम में प्रवेश करती है, इसे ब्रह्मपुत्र कहते हैं। और बांग्लादेश में यह गंगा में मिल जाती है, तो फिर जमुना के नाम से जानी जाती है। भैया क्या बात है, देखो ब्रह्मपुत्र देखो भी कितने नामों से जाना जा रहा है, गजब। पहले देखो ब्रह्मपुत्र जब तिब्बत में होती है तो सांगपो या फिर सापो के नाम से जानी जाती है। फिर यहाँ पे सांगपो या फिर सापो के नाम से। फिर ये जब ब्रह्मपुत्र नदी अरुणाचल में प्रवेश करती है, अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र को दिहांग कहते हैं। तो पूछा जाता है अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र को क्या कहते हैं, दिहांग कहते हैं। दिहांग किस राज्य में बहती है, आपकी अरुणाचल प्रदेश में सबसे पहले, ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं। फिर यही जो ब्रह्मपुत्र जो दिहांग नदी असम में प्रवेश करती है, वहाँ भी इसे ब्रह्मपुत्र कहते हैं। फिर ये बांग्लादेश में जाती है, बांग्लादेश में गंगा नदी की धारा से मिलती है, तब ये मेघना का निर्माण अपना करती है। और फिर गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी दोनों मिलकर डेल्टा का निर्माण करती है, ठीक है। ब्रह्मपुत्र नदी चीन के तिब्बत क्षेत्र तथा भारत और बांग्लादेश से होकर प्रवाहित होती है। ब्रह्मपुत्र नदी चीन के तिब्बत क्षेत्र और भारत और बांग्लादेश से क्या होती है, प्रवाहित होती है। अब पढ़ेंगे हम सतलज नदी के बारे में। सतलज नदी का उद्गम तिब्बत में कैलाश पर्वत और यहीं पे मानसरोवर झील के निकट में स्थित एक राक्षस ताल है या फिर राक्षस ताल से हुआ है। तो बहुत बेहतरीन है भैया, पूछे आपसे कि सतलज नदी, अब सतलज नदी के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स अगर हम जानें तो यहाँ से ये बन सकता है सतलज नदी के बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कि इसका उद्गम कहाँ से होता है, तिब्बत में कैलाश पर्वत है। तिब्बत में कैलाश पर्वत और मानसरोवर झील के निकट में एक राक्षस ताल या फिर राक्षस ताल यहाँ से हुआ है। तो सतलज नदी का उद्गम कहाँ से होता है भैया, देख लो, कैलाश पर्वत और मानसरोवर झील के निकट में स्थित एक राक्षस ताल फिर राक्षस ताल से हुआ है। फिर भारत की पश्चिम ओर बहने वाली नदियाँ, तो यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है कि भारत की पश्चिम ओर बहने वाली नदियाँ क्रम से नाम बताइए। तो भारत की पश्चिम ओर बहने वाली, पश्चिम ओर देखो यहाँ पे इस तरह, तो यहाँ पे इधर तो आपका क्या है, उत्तर है, यहाँ पे पूरब है, यहाँ पे है पश्चिम, यहाँ पे उत्तर। तो इस तरफ कह रहे हैं, इस तरफ बहने वाली नदियाँ, इस तरफ बहने वाली नदियाँ पश्चिम की ओर। तो भारत की पश्चिम की ओर बहने वाली नदियों में एक तो भैया नर्मदा है, एक ताप्ती है और माही है, जो कि डेल्टा का निर्माण नहीं करती बल्कि एस्चुरी का निर्माण करती है। यहाँ से क्वेश्चन बनता है, यहाँ से क्वेश्चन ये बनता है एक तो कि डेल्टा का निर्माण कौन कौन सी नदी नहीं करती। तो 3 नदी है जिसमें नर्मदा है, ताप्ती है, माही। नर्मदा, ताप्ती, माही तीनों एक ऐसी नदी है जो कि डेल्टा का निर्माण नहीं करती बल्कि एस्चुरी बनाती है। तीनों एक ऐसी नदी है जो कि आपकी पश्चिम में, किधर भैया, जो कि आपकी पश्चिम की ओर बहती है। ओके, यानी कि यहाँ पर इधर है बंगाल की खाड़ी, यहाँ पे अरब सागर में गिरती है। ओके, बाकी की सभी नदी आपकी इधर यहाँ पे, और यहाँ पे जो है डेल्टा बनाती है मेघना, जो कि गंगा और ब्रह्मपुत्र की संयुक्त धारा, वो आपकी बंगाल की खाड़ी में गिरती है इधर। तो यहाँ से भी बहुत बेहतरीन इफेक्ट्स वाले क्वेश्चन बनते हैं। चलिए नेक्स्ट है,
ताप्ती नदी मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के मुल्ताई के निकट में सतपुड़ा पहाड़ियों से निकलती है। अब ताप्ती नदी की बात करें, देखो अभी हमने पढ़ा है भारत की पश्चिमी नदी, तो भारत में पश्चिमी जो है दिशा में प्रवाहित होने वाली नदी जिसमें कि नर्मदा है और ताप्ती माई है। अब हम तीनों के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम ताप्ती के बारे में पढ़ लेते हैं, जहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। तो ताप्ती नदी मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के मुल्ताई के निकट में सतपुड़ा पहाड़ियों से निकलती है। तो ताप्ती नदी कहाँ से निकलती है, याद रखें, एमपी के बैतूल जिला है, यहाँ से मुल्ताई के निकट में एक सतपुड़ा पहाड़ी है, यहाँ से निकलती है। नर्मदा नदी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, नर्मदा नदी भी मध्य प्रदेश में अमरकंटक पहाड़ी से, इंपॉर्टेंट फैक्ट से। और नर्मदा नदी विंध्य और सतपुड़ा श्रेणियों के मध्य भ्रंश घाटी से होकर प्रवाहित होती है। तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि विंध्य और सतपुड़ा श्रेणियों के मध्य भ्रंश घाटी से होकर प्रवाहित होने वाली कौन सी नदी है, तो वह है आपकी नर्मदा नदी। सो ये फैक्ट्स भी आप याद रखें, स्पेशली बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स यहाँ पे रहेगा। नेक्स्ट देखो, नर्मदा नदी अरब सागर में, मैंने कहा था ना कि कुछ नदी अरब सागर में गिरती है, कुछ नदियाँ बंगाल की खाड़ी में। ओके, अरब सागर आपको पता है ना, यहाँ पर इधर यहाँ पर है अरब सागर, यहाँ पर है अरब सागर और इधर है बंगाल की खाड़ी। यहाँ पर है दक्षिण एरिया, ये पश्चिम एरिया, ये पूर्व एरिया, ये उत्तरी एरिया है इंडिया का। ओके, सजेशन क्लियर है। तो नर्मदा नदी अरब सागर में गिरती है, इधर गिरती है, क्योंकि पश्चिम की ओर बहती है तो इधर ही गिरेंगी ना, और एस्चुरी बनाती है, डेल्टा का निर्माण नहीं करती, एस्चुरी बनाती है। अब पढ़ेंगे हम दामोदर नदी के बारे में। दामोदर नदी का उद्गम झारखंड में छोटा नागपुर पठार से होता है। तो दामोदर नदी का उद्गम कहाँ से होता है, तो भैया झारखंड में एक छोटा नागपुर पठार है, तो यहीं से दामोदर नदी का उद्गम होता है। दामोदर नदी को बंगाल का शोक भी कहा जाता है, और भारत की सर्वाधिक प्रदूषित नदियों में से एक नदी आपकी दामोदर नदी भी है। तो यहाँ से क्वेश्चन ये भी बनता है कि बंगाल का शोक किसे कहते हैं, दामोदर नदी को कहते हैं। दामोदर नदी को क्या कहा जाता है, बंगाल का शोक भी कहा जाता है। भारत की सर्वाधिक प्रदूषित नदियों में से एक कौन सी नदी है, दामोदर नदी है। ओके, प्रदूषित, बहुत कचरा वचरा, ठीक है, चलेगा। नेक्स्ट, अब देखो प्रायद्वीपीय भारत में पूर्व दिशा में बहने वाली नदियाँ। अब हम पढ़ेंगे पूर्वी दिशा में बहने वाली नदियाँ। देखो पूर्वी दिशा यहाँ पे इस तरह आएगी, यहाँ पे इधर ऐसे ही यू पूर्वी दिशा में, ये पूर्व है ना, ठीक है, पूर्वी दिशा में बहने वाली। तो यहाँ पे स्वर्ण रेखा है, महानदी है, गोदावरी है, कृष्णा है, पेन्नार है, कावेरी है और वेंगई है। तो ये प्रायद्वीपीय भारत में पूर्व दिशा की ओर बहने वाली नदियाँ, ठीक है। फिर इसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे गोदावरी नदी के बारे में। किसके बारे में, गोदावरी नदी के बारे में। चलिए, गोदावरी नदी महाराष्ट्र में मुंबई के निकट नासिक में त्र्यंबकेश्वर से निकलती है। इस नदी की कुल लंबाई कितनी है, 1465 किलोमीटर है। या तो क्वेश्चन बनता है हमारा गंगा नदी से या ब्रह्मपुत्र नदी से, या क्वेश्चन बनता है गोदावरी नदी से या फिर नर्मदा नदी से। ये 3-4 ऐसी नदी जो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहती है हर एग्जाम में। तो गोदावरी नदी का उद्गम कहाँ से होता है भैया, महाराष्ट्र में मुंबई के निकट में एक नासिक है, यहाँ पे त्र्यंबकेश्वर है, यहाँ से निकलती है। इस नदी की कुल लंबाई 1465 किलोमीटर है, इसे आप याद रखें। ओके, नेक्स्ट। अच्छा, गोदावरी नदी को वृद्ध गंगा और दक्षिण गंगा के नाम से भी जाना जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आपसे स्पेशल पूछा जाता है कि प्रायद्वीपीय नदी, सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी कौन सी है। तो देखो, अगर क्वेश्चन ऐसे बने कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो वही गंगा है। अगर क्वेश्चन ऐसे बने प्रायद्वीपीय नदी कौन सी है, भारत की सबसे बड़ी, तो गोदावरी नदी है। अगर पूछे कि दक्षिण में सबसे बड़ी नदी कौन सी, दक्षिण में, तो दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी है गोदावरी नदी। और वृहद गंगा भी किसे कहा जाता है, गोदावरी नदी को कहा जाता है। और दक्षिण गंगा के नाम से भी किसे जाना जाता है, गोदावरी नदी को। तो दक्षिण में सबसे बड़ी जो नदी है वो है गोदावरी नदी, इसलिए भी ये आपकी बहुत ही स्पेशल और काफ़ी इंपॉर्टेंट रहती है। गोदावरी प्रायद्वीपीय भारत की नदियों में सबसे लंबी, देखो मैंने कहा ना, प्रायद्वीपीय भारत में गोदावरी सबसे लंबी नदी है। अगर पूरी ऑल इंडिया में पूछे तो सबसे लंबी नदी हमारी गंगा रहती है। ओके, अब पढ़ेंगे कावेरी नदी। कावेरी नदी की उत्पत्ति कर्नाटक के पश्चिम घाट श्रेणियों में ब्रह्मगिरी पहाड़ी से होती है, जो कि कोडुगु जिले में स्थित है। कावेरी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है, इधर गिरती है बंगाल की खाड़ी में। ओके, कावेरी को दक्षिण भारत की गंगा भी कहा जाता है। तो दक्षिण भारत की गंगा किसे कहा जाता है, कावेरी नदी को कहा जाता है। ये कुछ एक बेसिक से फैक्ट्स है, याद रखना। नेक्स्ट, अब हम पढ़ेंगे कोसी नदी। भैया कोसी नदी पूर्वी नेपाल में गोसाईथान से निकलती है, कटिहार बिहार के समीप कोसी नदी गंगा में मिल जाती है। ओके, नेक्स्ट,
कोसी नदी भी भैया आपकी यहाँ पे ये क्वेश्चन तो बनता है कि बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है, तो बिहार का शोक कहा जाता है कोसी नदी को। ओके, यहाँ से ये क्वेश्चन आपका स्पेशली बनता है कि बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है, कोसी नदी को कहा जाता है। कोसी नदी को अपना मार्ग परिवर्तन करने का तथा आकस्मिक बाढ़ लाने के कारण, तो इससे निरंतरतः बिहार में बाढ़ देखने, क्योंकि अपने मार्ग चेंजमेंट करती रहती है, परिवर्तित चेंज करती रहती है, इस कारण यहाँ पे बाढ़ देखने को मिलता है। इसी वजह से बिहार का शोक यहाँ पे कहा जाता है क्या भैया, कोसी नदी को। लूनी भूमि बंधित नदी है, याद रखिए, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है। फिर अब हम पढ़ेंगे जलप्रपात के बारे में। चौड़ाई की दृष्टि से भारत का 2 सबसे बड़ा जलप्रपात जोग जलप्रपात है यहाँ पे। तो चौड़ाई की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात कौन सा है, जोग जलप्रपात है। ठीक है, जोग जलप्रपात की बात करें तो जोग प्रपात कर्नाटक में शरावती नदी पर अवस्थित है। इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है, देखो कैसे कैसे यहाँ से फैक्ट्स वाले क्वेश्चन बनेंगे। सबसे पहले जलप्रपात पूछा जाएगा, चौड़ाई की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात कौन सा है, तो वह है जोग। और जोग कहाँ पर है, यह है कर्नाटक। कहाँ पर है, कर्नाटक में शरावती नदी पर अवस्थित है और सबसे बड़ा भी यही है। आयतन की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात कावेरी नदी पर स्थित है शिव समुद्रम जलप्रपात। अगर आयतन की दृष्टि से पूछे, अब देखो सबसे बड़ा पूछे तो भी पढ़ा है हमने जोग जलप्रपात, अगर आयतन की दृष्टि से पूछे तो है शिव समुद्रम। ओके, जो कि आयतन की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात कावेरी नदी पर है शिव समुद्रम। चित्रकूट जलप्रपात छत्तीसगढ़ राज्य के बस्तर जिले में जगदलपुर के पास में इंद्रावती नदी पर अवस्थित है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। यहाँ से देखो कैसे क्वेश्चन बन सकता है कि चित्रकूट जलप्रपात किस राज्य में स्थित है, सबसे पहले तो यह है छत्तीसगढ़ में। ओके, किस जिले के पास में है, तो जगदलपुर के पास में इंद्रावती नदी पर है, तो बस्तर जिले में है। चित्रकूट जो जलप्रपात है छत्तीसगढ़ राज्य में है, छत्तीसगढ़ राज्य में भी बस्तर जिले में है, और यहीं पर जगदलपुर के पास में इंद्रावती नदी पर स्थित है। तो चित्रकूट जलप्रपात किस नदी पर स्थित है, इंद्रावती। यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है। फिर है चित्रकूट जलप्रपात को भारत का नियाग्रा प्रपात के नाम से भी जाना जाता है। ओके, तो चित्रकूट जलप्रपात को भारत का नियाग्रा प्रपात के नाम से भी जाना जाता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे रहेगा। ओके, आगे नेक्स्ट है धुआंधार जलप्रपात मध्य प्रदेश के जबलपुर में नर्मदा नदी पर स्थित है। तो भैया यहाँ से देखो किस तरह से और कैसे आपका क्वेश्चन बन सकता है स्पेशली। तो यहाँ से क्वेश्चन बनेगा धुआंधार जलप्रपात कहाँ पर है, तो ये मध्य प्रदेश के जबलपुर में किस नदी पर है, नर्मदा नदी पर स्थित है। सारे पॉइंट्स याद कर लो। फिर दूध सागर जलप्रपात, ये गोवा और कर्नाटक की सीमा पर मांडवी नदी पर स्थित है। तो दूध सागर कहाँ पर है भैया, दूध सागर गोवा में है और कर्नाटक की सीमा पर कहाँ पर और किस नदी पर, देखो नदी पूछी जा सकती है कि धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर है, नर्मदा नदी पर। कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में। दूध सागर जलप्रपात किस नदी पर है, तो मांडवी नदी पर। कहाँ पर है, गोवा और कर्नाटक में। फिर ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये वाला हुंड्रू प्रपात स्वर्ण रेखा नदी पर झारखंड में स्थित है। ये इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखना। हुंड्रू प्रपात स्वर्ण रेखा किस नदी पर है, ये आपका यहाँ पर देखो स्वर्ण रेखा नदी पर है और कहाँ पर है, झारखंड में स्थित है। ओके, नेक्स्ट अब हम पढ़ेंगे झील के बारे में। चिल्का झील भारत के उड़ीसा राज्य में महानदी के मुहाने पर स्थित खारे पानी की लेगुल झील। यहाँ से बहुत क्वेश्चन बनता है। भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है चिल्का झील। कहाँ पर स्थित है, उड़ीसा में। बस ये 2 फैक्ट्स याद रखना। चिल्का झील कहाँ पर है, उड़ीसा में है। भारत की सबसे खारे पानी की झील कौन सी है, भारत की सबसे खारे पानी की झील चिल्का झील। लोनार झील महाराष्ट्र में, नक्की झील राजस्थान में है। देखो यहाँ से भी ये क्वेश्चन बन सकता है कि छोटा आपसे, लोनार झील कहाँ पे, महाराष्ट्र में। फिर नक्की झील कहाँ पे, राजस्थान में। फिर कोलेरू झील कहाँ पर है, आंध्र प्रदेश में। असम में चंदुबी झील और हमीरसर झील है गुजरात में। तो यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट है, लेकिन इनमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट झील रहती है चिल्का झील। इसे तो आप स्पेशली याद ही रखें। देन यहाँ पर भी देख सकते हैं थोड़ा, ठीक है। यहाँ से ये पूछा जा सकता है लोनार झील कहाँ पर है, महाराष्ट्र में है। तो आप इनके स्टेट याद रख सकते हैं। नेक्स्ट, अब भैया जब हमने भारत में खारे पानी की झील पढ़ी है तो मीठे पानी की झील कौन पढ़ेगा, वो भी तो पढ़नी ज़रूरी है। तो भारत में मीठे पानी की झील सबसे बड़ी झील है यहाँ पे वुलर झील। बहुत इंपॉर्टेंट है।
फिर है उत्तर पूर्वी भारत की सबसे बड़ी झील लोकटक झील है, जो कि मणिपुर में। यहाँ से भी हर बार फैक्ट्स वाले क्वेश्चन बनते हैं हर एग्ज़ाम में, हर एग्ज़ाम में बनते हैं, हर एग्ज़ाम में भैया, ठीक है, हर एग्ज़ाम में, हर एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे ये लोकटक झील पूछा जाता है, लोकटक झील किस राज्य से संबंधित है? मणिपुर। ओके। विश्व प्रसिद्ध खारे जल की झील सांभर झील कहाँ पर है? राजस्थान राज्य में स्थित है। तो विश्व प्रसिद्ध खारे जल की झील कहाँ पर है? राजस्थान राज्य में सांभर झील है। अच्छा, यहाँ पे वेम्बनाथ झील कहाँ पर है? केरल राज्य में है। यहीं पे नागिन झील जम्मू कश्मीर राज्य में। क्या बात है भैया, नागिन झील, देखो नागिन झील, झील का नाम नागिन भी है। ओके, अब बन जाओ तुम नागिन, ठीक। तो ये कहाँ पर है भाई? जम्मू कश्मीर में है। नेक्स्ट है, अब हम देखेंगे नदियों के किनारे बसे कुछ प्रमुख शहर। नदियों के किनारे बसे कुछ प्रमुख शहर। एक्चुअली अभी माउथ में कुछ तबीयत हो रखी है, जैसे कहते हैं ना माउथ अंदर से छाले, मुंह में अंदर बहुत छाले पड़े हुए, इसलिए मुझसे इतना सही नहीं बोला जा रहा, वरना तो मैं इतनी बेस्ट तरीके से क्लासेस कराती ना कि आपको बहुत इंटरेस्ट आता, लेकिन बोला ही नहीं जा रहा। फिर भी बहुत हिम्मत करके क्लास ले रही हूँ। एक दिन आपकी क्लास ऑफ भी रही थी वो इस वजह से, पता नहीं क्या है, कुछ गर्मी के सीजन्स बहुत सारे हैं काफ़ी, मुंह में छाले हैं, इस वजह से सही से नहीं बोला जा रहा है, बहुत धीरे धीरे से आराम से बोल रही हूँ। सो प्लीज़ एडजस्ट करना, वरना तो मैं ये क्लास इतनी बेहतरीन तरीके से पढ़ाती ना कि आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आता, इंटरेस्ट आता बहुत अच्छा, लेकिन फिर भी बहुत हिम्मत है कर रही हूँ, लेकिन बोला नहीं जा रहा, छाले पड़े हुए काफ़ी। देखो नदियों के किनारे बसे हुए कुछ प्रमुख शहर देखते हैं, ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। सबसे पहले श्रीनगर झेलम नदी के किनारे स्थित है। तो भैया श्रीनगर आपसे पूछा जाएगा किस नदी के किनारे स्थित है? झेलम। फिर है सूरत। सूरत यहाँ पे किस नदी के किनारे स्थित है? तापी या फिर ताप्ती नदी के। उज्जैन शहर श्रीपा नदी के किनारे स्थित है। जमशेदपुर शहर स्वर्णरेखा नदी के किनारे स्थित है। ओके। नामिक यहाँ पे गोदावरी नदी के किनारे स्थित है। ये नासिक होगा, नासिक शहर, ठीक है, कहाँ पे? गोदावरी नदी के तट पर स्थित है। टाइपिंग इसे सही कर लेना। आगे यहाँ पे देखो कुछ और, गंगा नदी के किनारे स्थित सबसे बड़ा शहर कानपुर शहर, मैंने पढ़ाई भी था। अयोध्या सरयू नदी के किनारे स्थित है। अहमदाबाद साबरमती के नदी किनारे स्थित है। अब हम पढ़ेंगे नहर और बांध परियोजना। इंदिरा गांधी नहर का उद्गम हरी के बिराज के निकट से व्यास और सतलज नदी के संगम से होता है। और ये वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स यहाँ पे रहता है आपका। ओके, नहर और बांध परियोजना। सबसे पहले देखो यहाँ से पूछा जा सकता है इंदिरा गांधी नहर का उद्गम कहाँ से हुआ है? तो हरी के बिराज के निकट में व्यास और सतलज नदी से। तो इंदिरा गांधी नहर का जो उद्गम है किस नदी से हुआ है? व्यास और सतलज। ओके, हरी के बिराज के निकट में है ये आपकी, तो यही से इसका क्या होता है? उद्गम होता है। व्यास नदी पर पोंग बांध बनाया गया है। व्यास नदी पर, तो पोंग बांध कहाँ पर बनाया गया है? व्यास नदी पर। किस नदी पर पोंग बांध बनाया गया है? व्यास नदी पर। व्यास नदी पर कौन सा बांध बनाया गया है? पोंग बांध बनाया गया है। सारे फैक्ट्स आप याद रखें। उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक लंबी नहर कौन सी है? शारदा नहर। और हमारा जो एग्ज़ाम है वो यूपी SSC पैट का एग्ज़ाम है, यानी कि स्पेशली उत्तर प्रदेश से रिलेटेड एग्ज़ाम है। देन ये आपको फैक्ट्स याद रखना है। पूछा जा सकता है उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर कौन सी है? तो भैया शारदा। आपके गाँव पड़ोस मोहल्ले में कोई ना कोई शारदा नाम की लेडी होगी ही, तो याद कर लेना। देखो यहाँ पर भी, वहाँ घर पे तो जीने नहीं देती, आस पड़ोस में यहाँ पर भी आ टपकी है, ठीक है, इस तरह याद कर लेना। सरदार सरोवर परियोजना का निर्माण है गुजरात राज्य में नर्मदा नदी पर किया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, वेरी यहाँ से पूछा जाता है। सरदार सरोवर परियोजना का निर्माण किस राज्य में हुआ है? गुजरात। किस नदी पर? नर्मदा नदी। इंपॉर्टेंट। अब पढ़ेंगे जो कि बहुत बेहतरीन है, भाखड़ा नागल बहुउद्देशीय परियोजना, जो कि पंजाब, हरियाणा और राजस्थान, ये 3 राज्यों का, ठीक है, 3 राज्यों की एक संयुक्त उपक्रम है। भाखड़ा नागल जो बहुउद्देशीय परियोजना है, पंजाब में है, हरियाणा में है और राजस्थान राज्य का संयुक्त उपक्रम है। नेक्स्ट है, अब देखो यहाँ पे हम देखते हैं हीराकुंड बांध। हीराकुंड बांध परियोजना ओडिशा राज्य में महानदी पर बनाई गई बहुउद्देशीय परियोजना है। तो भाई यहाँ से क्वेश्चन बनता है हीराकुंड बांध। सबसे पहले क्वेश्चन बनता है किस राज्य में? हीराकुंड बांध किस राज्य में? उड़ीसा में है। किस नदी पर बनाया गया? महानदी पर। बस 3 क्वेश्चन बनेंगे। हीराकुंड बांध कहाँ पर है? ओडिशा में है, फर्स्ट क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन बनेगा कि जो हीराकुंड बांध है किस नदी पर बनाया गया है? महानदी पर। ओके, चलिए, हीराकुंड बांध विश्व का सबसे लंबा बांध है।
तो विश्व का सबसे लंबा बांध कौन सा है? हीराकुंड बांध है। तो विश्व का सबसे लंबा अगर बांध पूछे कौन सा है भैया? हीराकुंड बांध यहाँ पर है। फिर है टिहरी बांध जो कि उत्तराखंड प्रदेश में भागीरथी नदी पर है और यह भारत का सबसे ऊंचा नदी बांध है। अच्छा, फिर है सलाल बांध, ये चिनाब नदी पर बनाया गया है। तो सारे बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, ध्यान रखना। अब यहीं पे देखो रानी लक्ष्मीबाई बेतवा नदी बांध पर है। रानी लक्ष्मीबाई जो बांध है बेतवा नदी पर है। यहीं पे बगलीहार पावर प्रोजेक्ट ये चिनाब नदी पर है। यहीं पे अलमट्टी बांध, ये बहुत इंपॉर्टेंट, यहाँ से पूछा जाता है। अलमट्टी बांध कृष्णा नदी पर है। थीन बांध रावी नदी पर है। मेट्टूर बांध कावेरी नदी पर है और नागार्जुन सागर बांध भैया भारत के आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। ठीक है, इस तरह से सारी चीज़ें याद रखें, फैक्ट्स। क्वेश्चन बनेगा बताइए अलमट्टी बांध किस नदी पर है? कृष्णा पर। क्या बात है। तीन बांध बताइए रवि नदी पर, रावी बताइए। मेट्टूर बांध बताइए कावेरी। और यहाँ पे बताइए बगलीहार पावर प्रोजेक्ट किस नदी पर है? चिनाब। रानी लक्ष्मीबाई बांध कहाँ पे है? बेतवा में। नागार्जुन सागर बांध भारत के किस राज्य में है? आंध्र प्रदेश में और कृष्णा नदी पर स्थित है। चलो देखो आगे ना, नागार्जुन जो सागर बहुउद्देशीय परियोजना है कृष्णा नदी पर है। यहीं पे जाकरवाड़ी जो यहाँ पे जायकवाड़ी परियोजना है गोदावरी नदी पर है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पूछा जाता है भाखड़ा नागर परियोजना किस नदी पर है? सतलज नदी पर है। तुलबुल योजना कहाँ पर है? झेलम नदी से संबंधित है। ठीक है, चलो सो दैट यहाँ पे थ्योरी कंप्लीट हुई। ओके, फर्स्ट क्लास यहाँ पे कंप्लीट जो जिसमें हमने फर्स्ट क्लास में नदियों के बारे में डिस्कस किया, कुछ यहाँ पे हमने बहुउद्देशीय परियोजनाएं भी डिस्कस की है और देन यहाँ पे नेक्स्ट सेशन आएगा अब हमारा। ओके, कंटिन्यूटी सेशन देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अब हम यहाँ पे फास्ट तरीके से 14 क्वेश्चन भी कर लेते हैं, कैसे क्वेश्चन आपके बनते हैं ये भी आपको आइडिया हो जाएगा। ओके, चलो देखो सिंधु नदी का उद्गम बताओ, ऐसे से क्वेश्चन बनते हैं। तो सिंधु नदी का उद्गम कैलाश पर्वत श्रृंखला से होता है। अब मैं फास्ट तरीके से क्वेश्चन कराऊँ क्योंकि थ्योरी हमने कर ली है। वह नदी बतानी है जो कि हिमालय की तीनों श्रेणियों को आर पार से काटती है, वो है सतलज नदी। हिमालय की जो तीनों श्रेणियाँ हैं उन्हें आर पार से काट देती है, ये है सतलज नदी यहाँ पे। ओके, किशन गंगा एक सहायक नदी है आपकी झेलम नदी की। नेक्स्ट, वह नदी जिसका उद्गम भारत में नहीं है। तो भारत गंगा का भी है, यमुना का भी, गोदावरी, लेकिन सतलज का ये जो है गंगा ये जो है भारत से इसका उद्गम नहीं है, बाहर से इसका उद्गम है। ठीक है, तिब्बत जैसे ब्रह्मपुत्र है, सतलज है, इनका जो यहाँ पे आपका उद्गम होता है वो बाहर से होता है, तिब्बत। ठीक है, तिब्बत मानसरोवर वहाँ से होता है। व्यास और सतलज नदियों के मध्य फैला हुआ है बिस्ट दोआब। नेक्स्ट है, सॉरी एक मिनट, चलिए। वह नदी जिनके स्रोत बिंदु लगभग एक ही हैं तो वो है ब्रह्मपुत्र और सिंधु नदी। इन दोनों के स्रोत बिंदु लगभग एक से ही यहाँ पे होते हैं। अच्छा, गंगा की सहायक नदी मैंने बताया था, गंगा की सहायक नदी यहाँ पे सोन, यमुना भी है, सोन भी है। ठीक है, नेक्स्ट, फरक्का के बाद गंगा नदी की प्रमुख धारा का क्या नाम जाता है? तो फरक्का के बाद में जैसे ही यहाँ पे फरक्का मैंने बताया था ना कि जो गंगा नदी है पहले तो भैया आपकी अलकनंदा और भागीरथी से मिलती है, तो फिर ये गंगा के नाम से जानी जाती है। फिर धीरे धीरे यह आपकी प्रवेश करती है। ओके, बांग्लादेश में इसको पद्मा के नाम से जाना जाता है। तो बांग्लादेश में जो है यह आपकी यहाँ पे फरक्का के बाद बांग्लादेश में प्रवेश करती है। फरक्का स्थान से होते हुए बांग्लादेश में गंगा नदी को पद्मा के नाम से जाना जाता है। फिर पद्मा ये नदी आपकी ब्रह्मपुत्र नदी के साथ में मिलती है। फिर यह आपकी मेघना, ठीक है, मेघना के नाम से जानी जाती है दोनों। और फिर यह आपकी एक डेल्टा का निर्माण करती है और ये आपकी जो है बंगाल की खाड़ी में एक डेल्टा बनाती है और गिरती है। तो यहाँ पर यह है पद्मा। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है वह स्थान जहाँ पे भागीरथी और अलकनंदा नदियाँ मिलती है वो है दोपरियाग। ये क्वेश्चन बहुत फैक्ट्स वाला क्वेश्चन है। बेतवा नदी मिलती है, तो बेतवा नदी मिलती है, मैंने थ्योरी में पढ़ा था, यमुना नदी से मिलती है बेतवा नदी। नेक्स्ट, भ्रंश घाटी से होकर प्रवाहित होने वाली नदी बताओ कौन सी? नर्मदा। मैंने पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था कि यहाँ से ऐसे क्वेश्चन बनता है कि भ्रंश घाटी से होकर कौन सी नदी बहती है, तो वो है नर्मदा। बताओ, मैंने फैक्ट्स बताया था ना आपको। ओके, वह नदी जो अपने मार्ग में परिवर्तन होती रहती है तो वह यहाँ कोसी नदी, और जो कि बिहार का शोक भी कहलाती है नदी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये चेंजमेंट होती रहती है, अपने मार्ग से विचलित होती रहती है। और भैया बिहार में बाढ़ का रीज़न बहुत बनती है कोसी नदी यहाँ पे। और दामोदर नदी बताना है, दामोदर नदी के बारे में बताओ। वह नदी जिसके तट पर गोरखपुर स्थित है, तो गोरखपुर है राप्ती नदी के तट पर स्थित है।
गंगा नदी की एकमात्र सहायक नदी जिसका उद्गम मैदान में है वो है गोमती नदी। भारत की सबसे लंबी प्रायद्वीपीय नदी, तो देखो अगर भारत की सबसे लंबी नदी पूछे तो गंगा है। भारत की सबसे लंबी नदी पूछे तो गंगा है, जिसकी लंबाई यहाँ पे कितनी है 25 है। लेकिन यहाँ पर पूछा है भारत की सबसे लंबी प्रायद्वीपीय नदी, तो प्रायद्वीपीय नदी की बात हुई है तो भैया गोदावरी होगा। क्या होगा भैया? गोदावरी होगा। ओके चलो नेक्स्ट है, किस प्रायद्वीपीय नदी का जलग्रहण क्षेत्र सबसे ज़्यादा है? तो गोदावरी तो है हमारे यहाँ पे, तभी तो सबसे बड़ी है यहाँ। नेक्स्ट, वह नदी जिस पर चित्रकूट जलप्रपात, क्या बात है, थ्योरी में बेस्ट टू बेस्ट कराया। चित्रकूट जलप्रपात अवस्थित है भैया इंद्रावती। मैंने कहा था ना यहाँ से इस तरह क्वेश्चन बन सकता है आपका, और देखो ऐसे क्वेश्चन बन भी गया है। नेक्स्ट है, कुमाऊं हिमालय नदियों के बीच में क्या स्थित है? सतलज और काली नदी स्थित है। ठीक है, भारत की वह नदी जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है, तो भारत की वह नदी जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है तो भैया कौन सी नदी है? माही नदी है। कौन सी नदी है? माही नदी है, जो कि भारत की वह नदी जो कि कर्क रेखा को 2 बार काटती है। कर्क रेखा आप सबको पता है ना, थोड़ा देखो यहाँ पे कर्क रेखा, यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है। ऑब्वियसली पढ़ाऊँगी चीज़ें ये मैं आपको। तो इस तरह से कर्क रेखा हमारी गुजरती है भारत के कुल 8 राज्यों से होकर के। ओके, तो यहीं पे कर्क रेखा यहाँ से ऐसे गुजरती है, तो यहीं पे जो है ये माही नदी को 2 बार काटती है। ओके चलिए आगे नेक्स्ट है, वह नदी जिसके ऊपरी मार्ग में मीठा जल परंतु निचले भाग में खारे जल का प्रवाह मिलता है वो है लूनी नदी। ओके, राजस्थान में। नेक्स्ट, अपनी बनस घाटी प्रवाह के लिए बहुत फेमस नदी कौन सी है? दामोदर नदी। अपनी बनस घाटी प्रवाह के लिए बहुत फेमस नदी है दामोदर नदी। मन्नार की खाड़ी में गिरने वाली नदी है, तो मन्नार की खाड़ी में कौन सी नदी गिरती है भैया? और वो गिरती है वेगई नदी। कौन सी नदी गिरती है? वेगई नदी गिरती है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट देखो स्क्रीन पर क्वेश्चन है, वह पश्चिम वाहिनी नदी जो 2 पर्वत श्रेणियों के बीच बहती है और वो है नर्मदा। यहाँ पे रिफ्ट घाटी से होके, तो रिफ्ट घाटी से होने वाली नदी भी यहाँ पे कौन सी है? नर्मदा नदी ही हो जाएगा। ऑब्वियसली सारी चीज़ें कंफर्म है। आगे बढ़े नेक्स्ट, अब इधर से स्टार्ट कर लेते हैं, है ना। चलो, नर्मदा और ताप्ती नदियों के मध्य स्थित है, तो यहाँ पर है सतपुड़ा श्रेणियाँ। नेक्स्ट, भारतीय नदियाँ जो एस्चुरी, तो एस्चुरी बनाते हैं। मैंने कहा था एस्चुरी सिर्फ और सिर्फ 3 नदी बनाती है, जिसमें कि नर्मदा है और जिसमें ताप्ती है और जिसमें क्या है भैया? माही है। सिर्फ और सिर्फ ये 3 नदी है जो कि एस्चुरी बनाती है। बाकी की सभी नदी क्या बनाती है? डेल्टा बनाती है। और सबसे बड़ा डेल्टा का निर्माण करती है गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी मिलके, दोनों मेघना के नाम से मेघना। ओके, और ये तीनों नदी आपकी अरब सागर में गिरती है। तीनों की तीनों नदी अरब सागर में गिरती है। ओके चलो नेक्स्ट, अरब सागर में गिरने वाली देखो आ गया ना। अरब सागर में देखो गोदावरी अरब सागर में नहीं, बंगाल की खाड़ी में गिरती है, यमुना भी और गंगा भी। लेकिन ताप्ती और नर्मदा और माही तीनों नदी कहाँ पे गिरती है? ये भैया गिरती है आपके अरब सागर में। नेक्स्ट, अमरकंटक से उद्गमित होने वाली नदी कौन सी है? और वो है नर्मदा नदी। अमरकंटक से तो यह उद्गम होता है इसका। ठीक है, आगे बढ़े। नेक्स्ट देखो स्क्रीन पर है भैया, नर्मदा प्रवाहित होती है, तो नर्मदा प्रवाहित होती है सतपुड़ा श्रेणी और विंध्य श्रेणी के मध्य। ठीक है, यहाँ से जो है नर्मदा नदी क्या होती है? प्रवाहित होती है। आगे है, कावेरी नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो कावेरी नदी के उद्गम की बात करते हैं भैया अब हम यहाँ पे, तो ये होता है ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से। ओके नेक्स्ट, चलिए वह नदी जिसे दक्षिण की गंगा, तो दक्षिण की गंगा किस नदी को कहा जाता है? और वो है कावेरी नदी। तो भैया कावेरी नदी को क्या कहा जाता है? दक्षिण की गंगा भी कहा जाता है। ओके ऑब्वियसली। नेक्स्ट, एक मिनट, चलिए, तो दामोदर जिसकी सहायक नदी है, तो दामोदर सहायक नदी किसकी है? हुगली नदी की। बेहतरीन फैक्ट्स हैं। वह नदी जो ओडिशा में अपना डेल्टा बनाती है, तो ओडिशा में अपना डेल्टा बनाती है महानदी, और महानदी कहाँ पर है? ओडिशा राज्य में है। नेक्स्ट,
फूलों की घाटी कहाँ पर है? उत्तराखंड में। बहुत बेसिक क्वेश्चन है। फूलों की घाटी कहाँ पर है? उत्तराखंड में है। भारत का वह राज्य जहाँ पे फुल्लर झील स्थित है, तो फुल्लर झील स्थित है अपने उत्तर प्रदेश में। और यहाँ पे देखो यूपी ट्रिपल पैट एग्जाम का पेपर है, तो भैया फुल्लर जो भी है ये एग्जाम में आ सकता है, ठीक है। चलो, श्रीहरिकोटा द्वीप अवस्थित है किसके पास में? तो पुलिकट झील के निकट स्थित है श्रीहरिकोटा। यहाँ पे है वेम्बनाथ झील कहाँ पे? केरल में ही तो है, ये हमने पढ़ा था थ्योरी में भी। ओके, केरल में स्थित है। चिल्का झील कहाँ पे? उड़ीसा में है। सिंपली। तुलबुल परियोजना कहाँ पर स्थित है? झेलम नदी पर स्थित है। ये चीज़ भी हमने थ्योरी में कवर की है। रानी लक्ष्मीबाई बांध कहाँ पर है? बेतवा नदी पर स्थित है। ओके, एसएटी 14 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हुए। देन बताइएगा प्लीज़ आपको थ्योरी क्लास कैसी लगी, यहाँ पे थ्योरी दैट यहाँ पे मीन्स क्वेश्चंस कैसे लगे? आई होप बेस्ट लगे होंगे। मैंने काफ़ी अच्छी प्रिपरेशन आपकी यहाँ पे की हुई थी। और देन यहीं पे फ्रेंड्स बहुत समय लगता है टाइपिंग करने में, और मैंने बताया था अभी माउथ में छाले पड़े हुए हैं, इसलिए सही से बोला नहीं जा रहा है, इसलिए बहुत धीरे धीरे से मैं बोल रही हूँ। वरना तो इतनी बेहतरीन तरीके से मोटिवेट होकर हम ये क्लास करते ना कि बहुत इन्जॉय आता, काफ़ी इंटरेस्ट यहाँ पे। लेकिन फिर भी बहुत हिम्मत है कि मैं आपके सामने बोल रही हूँ, क्लास को मिस नहीं कर रही हूँ, वरना बिल्कुल भी नहीं बोला जा रहा, ठीक है। ये भी मेरी क्लास है यूपी ट्रिपल पैट एग्जाम 2025 की, और ये हिंदी की क्लास है ट्रिक की, संधि जबरदस्त ट्रिक यहाँ पे आप देख सकते हैं। और लास्ट क्वेरी आप सबको बताएं हमारी यही रहती है, लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब की, सो दैट अगर आपको सेशन अच्छा लगता है मस्त यहाँ पे ओबियसली बिल्कुल आप सेशन को लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। अब यहीं पे डियर फ्रेंड्स, अगर मैंने क्लास में कोई भी गलत वर्ड्स यूज़ किया हो या फिर आपको कुछ अच्छा न लगा हो तो बिल्कुल मैं सर झुका के आपसे माफ़ी चाहती हूँ। अब यहीं पे हम मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, और तब तक के लिए सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप स्टडी एंड बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।